हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज ट्यूसडे है और हमारा टर्न है एंशिएंट हिस्ट्री से, और ये जो हमारा 3 दिन का है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इससे हमारा क्या है कि मौर्य काल से संबंधित, जैसा कि मैंने अपने अभी कल के वीडियो में भी बताया था कि 20-20 क्वेश्चन के होंगे। 60 क्वेश्चन में पूरा जितना आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसी में आपको कवर कर लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्वेश्चन के रूप में है, जो चीज़ें छूट रही हैं उसको हम इसमें ओरली आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में। तो इससे क्या है कि आपका 3 दिन में हो जाए, तो फिर हम इसके बाद गुप्तार डायनेस्टी या फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल जो आता है उससे संबंधित जो ज़रूरी होंगे उसको देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन अभी कर लिया जाए। तो 20 क्वेश्चन है जैसा कि कल के हमारे मॉक टेस्ट में थे, तो उसी तरह से आज का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण, आजीवक और निगंठ का उल्लेख करता है। अब आपके सामने ऑप्शन है स्तंभ प्रज्ञापन 7, स्तंभ प्रज्ञापन 5, स्तंभ प्रज्ञापन 3। तो यहाँ पे देखें तो इसका सही उत्तर है आपका स्तंभ प्रज्ञापन 7। जो 7वां स्तंभ लेख है उसमें आजीवक, ब्राह्मण, निगंठ का उल्लेख हुआ है, और जिसमें कहते हैं कि मैंने धर्म महामात्र की नियुक्ति की है, और यह जो है सब विविध संप्रदायों की व्यवस्था को देखेंगे और जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ये हमें अशोक के 7वें स्तंभ लेख, जिसको यहाँ पे लिखा है स्तंभ प्रज्ञापन नंबर 7, तो उसी में ये चीज़ें वर्णित हैं। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख किया है। किस अभिलेख में अशोक ने धर्म विजय का उल्लेख किया है। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है दूसरे शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर है आपका 13वें शिलालेख में। यहाँ पे आप देखेंगे तो धर्म विजय की बात कर रहा है, तो ये 13वें शिलालेख में है। और इसी तरह से आपसे आ जाए जिसमें इसने 13वें शिलालेख में कहता है कि धर्म विजय सर्वश्रेष्ठ विजय है, और यही जगह आपसे अगर पूछ लें कि किस लेख में अशोक ने धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो आपका आ जाएगा 11वें शिलालेख में। या आपसे पूछ लेता है कि धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ किस में बताया है, तो आपका 9वें शिलालेख में। तो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन था धम्म विजय से संबंधित क्वेश्चन बना है, या अभी धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ किस लेख में बताता है, या धम्म दान को किस लेख में बताता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपको, अब उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं रखा था इसीलिए, क्योंकि रिलेटेड था, इसी से रिलेटिव था, तो हमने इसको देखिए ओरली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपसे अगर पूछता है कि धम्मदान को अशोक ने अपने किस लेख में सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो 11वें लेख में, शिलालेख में। और अगर आपसे पूछता है कि धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ किस अभिलेख में बताया है, तो आपका होगा 9वें शिलालेख में। तो इसी तरह से चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके चलिए कि अगर एक चीज़ पूछा धम्म विजय, तो हमने धम्म मंगल धम्म दान से भी संबंधित देख लिया। और जैसा कि आपके सामने और भी क्वेश्चन धम्म दान, ये 13वें शिलालेख से और भी चीज़ें आ जाती हैं कि आटविक जनजातियों की किस्में धमकी देता है, या कंबोज, नाभक, नाम पंक्तियाँ, भोज पंक्तियाँ आदि जैसे लोगों का उल्लेख किस में हुआ है, तो ये भी आपका 13वें शिलालेख में ही हुआ है। और इससे संबंधित और भी जो होंगे तथ्य, तो हम इसमें नहीं तो आगे क्वेश्चन में ज़रूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के शिलालेख 12 जो कि गिरनार है से मिला है, निम्नलिखित में से किन अधिकारियों का संदर्भ मिलता है। अशोक के शिलालेख 12 गिरनार से निम्नलिखित में से किन अधिकारियों का संदर्भ मिलता है। अब आपके सामने ऑप्शन है धर्म महामात्र एवं प्रादेशिक, स्त्रैयाध्यक्ष महामात्र एवं धर्म महामात्र की, प्रादेशिक एवं रज्जु की। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है स्त्रैयाध्यक्ष महामात्र एवं धर्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में, इन अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, अशोक के 12वें शिलालेख से। और इसमें एक साथ जैसे धर्म महामात्र के साथ साथ स्त्रीअध्यक्ष और
ब्रजभूमिकों की भी नियुक्ति मिलती है। ब्रजभूमिकों के जो अधिकारी थे, तो अभी जैसा कि कल के वीडियो में ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि जैसे पूछ लेता है कि ये अधिकारी किससे संबंधित थे आपके, तो ये आपके पशुपालक विभाग से संबंधित अधिकारी होते हैं। तो ये चीज़ें अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में बताया है कि हम दूसरे धर्मों को सुनना चाहिए, जैसे कि उसमें धर्म का सार है। उसी में उसने कहा कि सभी संप्रदायों में सम्मान होना ही शुभ है, और इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से ही मैंने धर्म महामात्र की साथ साथ स्त्रीअध्यक्ष एवं ब्रजभूमिकों की भी नियुक्ति की है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, स्त्रीअध्यक्ष एवं महामात्र। आपसे पूछ ले तो ब्रजभूमिकों से संबंधित ऑप्शन भी दे दे, तो उसका उल्लेख भी अशोक के इस 12वें शिलालेख में मिलता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अभिलेख में अशोक बताता था कि जब कोई अविजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन में हत्या, पशु एवं बंदी बनाना अनिवार्य हो जाता है। अशोक ने अपने किस अभिलेख में बताया कि जब कोई अविजित, जो कि पहले से स्वतंत्र है, अविजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन में हत्या, मृत्यु एवं बंदी बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 7वें शिलालेख, 12वें शिलालेख एवं 13वें शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है आपका 13वें शिलालेख। जैसा कि अभी मैं ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में ही बोला था कि इससे संबंधित जो भी आगे होंगे फैक्ट हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ किसमें बताया, वो भी आपका 13वें लेख है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, किसके अनुसार अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग की विजय की थी, तो ये भी हमको क्या कहते हैं, इससे भी पता चलता है 13वें शिलालेख से ही। साथ में 5 यवन राजा एवं दक्षिण के चोल, पांड्य एवं ताम्रपर्णी राज्यों के विषय में भी जानकारी मिलती है। कंबोज, नाभा नाम पंक्तियाँ, भोज, पतिनिक आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो आठविक जनजातियों को धमकी देता है कि वो धर्म का मार्ग का अनुसरण करें, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो इस तरह से 13वें शिलालेख से बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ही है जैसा कि क्वेश्चन कि किस अभिलेख में अशोक बताता है कि जब कोई अविजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन में हत्या, मृत्यु एवं बंदी बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये आपका है 13वें शिलालेख। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक अपने किस अभिलेख में कहता है कि मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिनमें दक्षिण में चोल, पांड्या, सतीपुत्र, केरल पुत्र, चेर एवं ताम्रपर्णी, श्रीलंका, तो तथा उत्तर पश्चिम में अंतियोक एवं उसके पड़ोसी राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा, मानव पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में बताया है कि वो अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिनमें चोल, पांड्या, सतीपुत्र, केरल पुत्र, जिसको चेर भी बोलते थे, चेरों को केरल पुत्र बोलते थे, एवं ताम्रपर्णी, जिस प्राचीन नाम है जो श्रीलंका का, ये तथा उत्तर पश्चिम में अंतियोक एवं उसके पड़ोसी राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था की है। तो मानव एवं पशु चिकित्सा, तो 2 प्रकार की चिकित्सा, मानव एवं पशु चिकित्सा की प्रबंध किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस अभिलेख में यह बातें मिलती हैं हमें। तो आपके सामने ऑप्शन है 7वें शिलालेख, दूसरे शिलालेख या 5वें शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर है आपका कि ये जो है अशोक का ये जो कथन है या जो जानकारी मिलती है मानव एवं पशु चिकित्सा के प्रबंध के बारे में, यह अशोक के दूसरे शिलालेख से हमें ज्ञात होता है। दूसरे शिलालेख के अनुसार उससे बताता है कि मैंने इन जगह पे अपने पड़ोसी राज्यों पे या सीमा पर स्थित जो राज्य हैं उन पे 2 प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के प्रबंध किया है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अशोक किस लेख में कहता है कि सब जगह सब संप्रदायों का निवास करें, क्योंकि वे सब संयम का एवं आत्मशुद्धि चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अशोक अपने किस अभिलेख में कहता है कि सब जगह सब संप्रदायों के मनुष्य निवास करें, क्योंकि वे सब संयम एवं आत्मशुद्धि चाहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 7वें शिलालेख, 5वें शिलालेख या 8वें शिलालेख।
तो यह आपका है जो इसका सही उत्तर है वह है आपका 7वें शिलालेख। 7वें शिलालेख में ही यह मिलता है कि अशोक कहता सब संप्रदायों के मनुष्य निवास करें, क्योंकि वह सब संयम एवं आत्मशुद्धि चाहते हैं। और अशोक के अनुसार विपुल दान देने वाला व्यक्ति भी अत्यंत नीच है यदि उसमें संयम एवं भाव बुद्धि एवं कृतज्ञता का अभाव है। तो यहाँ पे उसने मतलब कि आप कह जैसे आदमी बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये इतना दान दक्षिणा कर दिए तो हम श्रेष्ठ हो गए, तो वहाँ पे अशोक ने इस बात का उल्लेख किया है कि सब जगह सब संप्रदाय के लोग निवास करें, क्योंकि सभी संप्रदाय के लोग जो है वो संयम एवं आत्मशुद्धि चाहते हैं। इसलिए मतलब कि किसी धर्म किसी संप्रदाय के लोगों को कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े, कोई किसी तरह का ऐसा कोई कार्य न कि किसी भी संप्रदाय के लोगों को कोई कष्ट हो अपने धर्म अपने संप्रदाय को लेके। और उसी में वह कहता है कि अशोक के अनुसार ऐसा मानना था कि विपुल दान देने वाला व्यक्ति भी अत्यंत नीच और हो सकता है यदि उसमें संयम भाव बुद्धि एवं कृतज्ञता का अभाव हो। तो हाँ, ये सच भी है। अगर आदमी कहता है कि आप में संयम नहीं है, आप में भाव बुद्धि नहीं है, दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है, कृतज्ञता नहीं है कि आप किसी की क्षमा दान कर सको, किसी को समझ सको, तो सही है, दान देने से कोई बड़ा नहीं होता। तो इसीलिए इतिहासकारों ने माना है कि अशोक का जो धर्म था वह एक नैतिक जीवन का था। वो चाहता था वो धर्म मतलब कि ना तो वो बौद्ध धर्म का पूरी तरह से, ना तो हिंदू धर्म, किसी धर्म का संप्रदाय का नहीं, वो एक ऐसा धर्म के नाम पे बना जो कि सभी मनुष्यों में एक तरह से देखा जाए तो सार की वृद्धि जो कहते हैं कि सभी संप्रदायों के बीच प्रेम हो, सभी शासन कुशल हो, सभी में एक दूसरे को लेके भाव अच्छे हों, सभी एक दूसरे में संयम हो, एक दूसरे के हर चीज़ को लेके। तो इस तरह से उसका जो था, इसीलिए उसके धर्म को नैतिक धर्म कहा गया है। तो ये जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि सब जगह सब संप्रदायों के मनुष्य निवास करें क्योंकि वे सब संयम आत्मशुद्धि चाहते हैं, तो यह अशोक के 7वें शिलालेख में मिलता है। और जैसा कि बताया कि इसी में वो कहता है कि विपुल दान देने वाला व्यक्ति भी नीचे अगर उस व्यक्ति में संयम भाव बुद्धि एवं कृतज्ञता का अभाव है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक के किस लेख में युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि सभी के सभी क्वेश्चन हमारे अभिलेखों पर आधारित तो ये पूरा का पूरा जो 20 क्वेश्चन है हमारा टॉपिक ही है अब अशोक के अभिलेख। क्योंकि हमें अगर आज देखा जाए तो जितनी जानकारियाँ अशोक के बारे में मिलती हैं, नहीं इस महान सम्राट के बारे में, तो शायद हमें इतनी जानकारी प्राप्त ही नहीं होती अगर उनके अभिलेख न मिलते हैं हमें। तो इनके अभिलेखों से संबंधित, इस महान सम्राट के अभिलेखों से संबंधित एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जैसा है कि युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो क्वेश्चन देखेंगे उस तरह के भी पूछे गए, चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हों, चाहे आपके पीजीटी में पूछे गए हों, चाहे आपके नेट जेआरएफ में, पर पूछे जरूर जाते हैं। तो आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है आप देखेंगे अशोक के अभिलेखों पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 कि जैसा कि यह क्वेश्चन कि किस अभिलेख में युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है अशोक के किस अभिलेख में। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख या तीसरे शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर है आपका यहाँ तीसरे शिलालेख में है, तृतीय शिलालेख में है। इसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख है। और अगर अर्थशास्त्र में भी देखें तो युक्त नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। और अशोक कहता कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यह घोषणा की है कि ये तीनों अधिकारी जो हैं 5 वर्ष के दौरे पर करेंगे और जनता की कुछ बातें सिखाएंगे कि जैसे आप अल्प व्यय अल्प संग्रह करिए, मतलब कम खर्च करिए, कम इकट्ठा करने को, माता पिता की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों एवं श्रमणों का प्रति आप उदार बनिए, दया दान के भाव रखिए। तो इस तरह से जैसे कि अभी एक इस अभिलेख से एक क्वेश्चन बना कि हमने लिखा है कि युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक नामक अधिकारी को उल्लेख अशोक के किस लेख में मिलता है, तो तीसरे शिलालेख में। आपसे इसी तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि अल्प व्यय एवं अल्प संग्रह एवं माता पिता की सेवा, इस तरह के कथन अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं, तो भी आपका वही उत्तर होगा तीसरा शिलालेख। तो इस तरह से जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के, तो और अशोक के अभिलेख से संबंधित देखें तो सारे के सारे ही टॉपिक क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट लगते हैं। और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने से इस तरह से हमारे लिए रिवीजन का और भी ज़रूरत हो जाती है कि हमें ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बने तो हमें हमारा मिस ना हो, ना तो हमें क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो।
क्योंकि एक एक आदमी का नंबर जो है एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अशोक अपने किस अभिलेख में कहता है, मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। अशोक अपने किस शिलालेख में कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की है। तो आपके सामने ऑप्शन है 7वें शिलालेख, 5वें शिलालेख या 8वें शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है आपका 5वें शिलालेख। 5वें शिलालेख में अशोक बताता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें धर्म महामात्र की नियुक्ति की है और धर्म महामात्र सारे धार्मिक संप्रदायों की धर्म की रक्षा करेंगे एवं बंदियों की रिहाई आदि के जो कार्य होते हैं उसके लिए नियुक्ति की जाएगी। और इन्होंने क्या कहते हैं, योनो, कम्बोजों, गंधारों, रष्टिकों, पत्निकों और पश्चिम के अन्य लोगों के बीच उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और उसी में इसी अभिलेख में एक चीज़ कहता है कि जैसे कि मेरे भाई बहन और जो क्या कहते हैं संबंधी अंतापुर में निवास करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पुत्र पौत्र भी मेरे द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे राज्य की जनता सुखी रहे और हमारा भी समृद्धि और वृद्धि होती है, पुण्य का कार्य हो। तो देखा जाए तो कम्बोजों, गंधारों, रटिकों, पत्निकों का इसमें से कम्बोजों का इसका पत्निकों का उल्लेख तो हमारे 13वें शिलालेख में भी मिलता है। तो इसमें जैसे गंधारों का, रष्टिकों का भी उल्लेख हुआ है 5वें शिलालेख में। तो इसी तरह से क्वेश्चन वो बना देगा अगर आप 13वें क्वेश्चन में देखें हैं, पर वहाँ पे देखेंगे तो रष्टिकों और गंधारों का नहीं है। पर अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कम्बोजों, गंधारों, रष्टिकों, पत्निकों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ, तो 5वें शिलालेख में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 ऑप्शन आपका नाभक जातियों का मिल जाएगा भोज पंक्ति में, वहाँ पे रष्टिकों का नहीं होगा 13वें शिलालेख में। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में कि अगर आप एक पढ़ें। और ये भी पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन इससे बना था कि किस शिलालेख के अनुसार पे, जैसा कि हमें बहुत ग्रंथों से पता चलता है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और राज्य पाने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता कि किस शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक के शासन काल में भी उसके भाई बहन जिंदा थे, उसके परिवार के लोग उसके साथ थे और राज्य कर रहे थे अलग अलग। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बना है और ये भी 5वें शिलालेख के अनुसार ही है। जैसा कि उसने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र, यहाँ पाटलिपुत्र में मेरे भाई बहन और अन्य संबंधी जो अंतापुर में निवास करते हैं, वो भी मेरे द्वारा जो आज हम कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने राज्य के लिए, वो आगे इस तरह का कार्य करें और पुण्य के भागी बने। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तब भी आपका 5वां शिलालेख होगा। और ये कि आपका कि किस शिलालेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 10। जैसा कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है मिस हो गया बीच में, 5, 6, 7 होना चाहिए, तो 6, 7, 7 में हो गया है, फिर उस तरह से आपका 8, 9, 7 में हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक ने अपने किस लेख में धर्म यात्राओं का उल्लेख करते हुए बताता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्राओं की शुरुआत किया और सबसे पहले वह बोध गया। तो ये किस अभिलेख में देखने को मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है 7वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 8वें शिलालेख। तो इस तरह का हम अगर देखें तो यह हमारा इसका सही उत्तर होगा 8वें शिलालेख, क्योंकि एक कथन जो है अशोक के 8वें शिलालेख में पता चलता है। उसमें उल्लेख किया है उसने कि धर्म यात्राओं को उल्लेख करके उसने बताया है कि हम अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्राओं की शुरुआत किया और सबसे पहले मैं धर्म बोध गया। और उसी में उसने बताया है कि मैंने अशोक ने कि कुल 226 रातें धर्म यात्राओं में उसने बिताई हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एक बार बना है कि अशोक ने कुल कितनी रातें धर्म यात्रा के बीच बिताई थी, तो आपकी 256। और किस शिलालेख में यह बात पता चलती है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धर्म यात्राओं की शुरुआत की थी, तो आपका सही उत्तर है आपका कि 8वें शिलालेख में। और सबसे पहले कहाँ गया था? वह बोध गया था। तो कुछ चीज़ें तो देखिए आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाती हैं कि राज्य के 10वें राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह धर्म यात्राओं की शुरुआत करता है और सबसे पहले वह बोध गया जाता है। यह जानकारी हमें 8वें शिलालेख से पता चलती है। और उसी में अशोक ने यह भी बताया है कि उसने 256 रातें धर्म यात्रा में बिताई थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अशोक के लेख में पशु हत्या निषेध किया गया। अशोक के किस लेख में पशु हत्या निषेध किया गया है? अब आपके सामने ऑप्शन है प्रथम शिलालेख,
दूसरे शिलालेख यूँ तीसरे शिलालेख। तो इससे संबंधित मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी आगे। इसी मॉक टेस्ट में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि जीव हत्या निषेध अलग है और यहाँ पशु हत्या निषेध अलग है। इन दोनों का अलग अलग अभिलेखों में वर्णन हुआ है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अशोक का ये पूछ रहा कि किस लेख में अशोक ने पशु हत्या निषेध किया है। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रथम शिलालेख में। प्रथम शिलालेख में अशोक ने पशु हत्या निषेध किया और बताता है कि और बताया गया है कि कुछ ऐसे समाज थे जिनमें अशोक ने इनका समर्थन भी किया कि हो सकता है, और रोक केवल ऐसे समाज पर था जिनमें पशु हत्या होती थी। तो अशोक कहता है कि अभी तक इसी शिलालेख में हमें ये भी पता चला कि अशोक ने कहा कि राज की पाकशाला में 2 मोर एवं 1 हिरन प्रतिदिन मारे जाते थे, लेकिन भविष्य में ये भी बंद कर दिया जाएगा। और अशोक ने निश्चित कर दिया था कि प्रतिदिन केवल 3 पशु से अधिक हत्या नहीं की जाएगी। और जैसा कि जिन होता था कुछ समाजों में ना कि मांस मदिरा का अधिक सेवन हो, पशु हत्या होती थी, तो उस पे उन्होंने रोक लगा दिया था। और उस पे ही लगा था जिनमें क्या कहते हैं इन लोगों को था। जैसे राज पाकशाला के लिए भी वो कहता है कि सिर्फ 2 ही मोर और 1 हिरन के अतिरिक्त नहीं मारे जाए, मतलब 3 पशु से ज़्यादा अधिक हत्या नहीं की जाएगी एक दिन में। और आगे भविष्य में अशोक जो है इसको भी बंद करने की बात करता है कि लेकिन भविष्य में ये भी बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अभी जैसा कहा कि मॉक टेस्ट में आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको जीव हत्या और पशु हत्या से ये चीज़ें क्लियर होनी होगी कि अशोक ने पशु हत्या की निषेध की बात की है। तो आपके किस लेख में ये बात मिलती है? प्रथम शिलालेख में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अभिलेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष जीववध निषेध कर दिया है, क्योंकि एक प्राणी का भोजन एक अन्य प्राणी नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी मैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 में ही कह रही थी कि वहाँ पे आप देखिए पशु हत्या से निषेध का बात है, यहाँ पे आपका जीव निषेध से बात है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से क्लियर रहिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बन जाए तो ये नहीं कि हमने उसको पढ़ा है और वही चीज़ें हमको याद हैं तो हम क्वेश्चन गलत करके चले आए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जीव वध निषेध की बात की है और कहता है कि अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष मैंने ऐसा किया है, क्योंकि एक प्राणी का भोजन अन्य एक प्राणी नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपका अशोक के 5वां जो स्तंभ लेख था उसमें ये बात उसने कही है कि एक प्राणी एक अन्य प्राणी का भोजन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने राज्याभिषेक 26वें वर्ष जीववध निषेध कर दिया है। और वहाँ पे है प्रथम शिलालेख में है और पशु हत्या का निषेध किया, जिसमें कहता है कि 2 मोर और आपका 1 हिरन ही रोज़ मारे जाएंगे और भविष्य में ये भी आपका बंद कर दिया जाएगा। तो 2 मोर 1 हिरन और पशु हत्या आपका प्रथम शिलालेख हो गया और जीववध निषेध का आपका जो है 5वें स्तंभ लेख में बात है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सम्राट अशोक के किस स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने दंड समता एवं व्यवहार समता लागू की थी? आपके सामने ऑप्शन है 5वें स्तंभ लेख, चतुर्थ स्तंभ लेख, 7वें स्तंभ लेख। तो इसका जो हमको लेख मिलता है वह हमें मिलता है उसके चतुर्थ स्तंभ लेख से, कि उसने अपने राज्य में कहता है कि मैंने दंड समता एवं व्यवहार समता लागू की है। और इस तरह से इतिहासकार इस पे अपना मत देते हैं कि ब्राह्मणों को जो दंड से मुक्ति का विशेषाधिकार मिला था उसे अशोक ने समाप्त कर दिया और सभी के लिए क्या कहते हैं उसने एक बराबर कर दी, दंड समता एवं व्यवहार समता लागू कर दी। तो एक चीज़ इससे बनती है और एक चीज़ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्याय जो रज्जुक अधिकारी होते थे उनके ऊपर उनको न्यायिक अधिकार भी दे दिया। और उसने उसमें रज्जुकों की तुलना धाय माँ से करते हुए कहा है कि यह एक योग धात्री जैसे होंगी और यहाँ लाखों लोगों पर नृत्य किए जाते हैं, उनमें कल्याण का काम करेंगे, उनको सारे कार्य न्यायिक कार्य भी वहाँ पर अपना समर्पित कर देता है। तो इसी तरह से आपसे एक चीज़ क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि किस अशोक के शिला स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने मृत्यु दंड दिया। जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती थी अपने बारे में सफाई देने का कहने का, तो भी आपका
चतुर्थ स्तंभ लेख ही होगा। तो देखिए चतुर्थ स्तंभ लेख से कई चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक तो पता चलता है कि उसने 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार दिया था किसको, रज्जुकों को, अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष। फिर उसने कहा कि यहाँ पे ये रज्जुक जो है लाखों लोगों के ऊपर नियुक्त किए जाते हैं और इनको तुलना उसने रज्जुकों की ढाई माह से की है। उसका कहना था कि योग धात्री हैं और ये लोगों के कल्याण का कार्य करेंगे। तो उसी में और एक चीज़ ये पता चल जाती है कि उसने दंड समता व्यवहार समता लागू की थी। यह आपको चतुर्थ स्तंभ लेख में पता चलता है। इसी तरह से ये पता चलता है कि जैसे क्वेश्चन में कि आ जाए बन के कि किस स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, तो चतुर्थ स्तंभ लेख से। और जैसा कि पहले भी बताया कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है हमारा वह अशोक के शिलालेखों स्तंभ लेखों पे ही आधारित है, क्योंकि इस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि कई बार तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो आपका छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख कौन सा है जिसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट एवं दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है दिल्ली टोपारा लेख। और एक तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्तंभ पे 7 लेख उत्कीर्ण हैं? तो आपका ये दिल्ली टोपारा जो शिलालेख स्तंभ लेख था, इस पे अशोक के 7 लेख मिलते हैं। और जैसे सच में सिराज अफीम की पुस्तक से हमें पता चलता है, उसने अपने तारीखी फिरोज से बताया है कि 1356 में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और टोपारा के 2 स्तंभ लेख को मंगवाया था। तो उसने टोपारा को स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोजबाद महल में और मेरठ शिलालेख को उसने शिकारपुर में शिकार महल के पास स्थापित करवाया था। तो इसी में क्या कहते हैं, और 7 लेख होने के कारण इसे सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित बृहद स्तंभ लेख है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित बृहद स्तंभ लेख है? लौरिया अजराज, लौरिया नंदगढ़ या रामपुरवा? तो देखा जाए तो रामपुरवा हो चाहे लौरिया नंदगढ़ हो, इन सबसे क्वेश्चन आपका पूछा कि जैसे रामपुर से बना था कि किस स्तंभ लेख पे वृषभ की आकृति है, या किस पर सिंह की है, मयूर की है, या कौन सा सबसे सौठपुर है, सुरक्षित है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने है जो कि सबसे बृहद एवं सुरक्षित स्तंभ लेख है, तो आपका लौरिया नंदगढ़ का है। और आपका ये लौरिया नंदगढ़, लौरिया अजराज या रामपुरवा तीनों जो है बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। और लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभ लेख है उससे एक क्वेश्चन इस तरह से अभी बना नहीं है, अब एग्ज़ाम में मतलब बन भी सकता है कि आपसे जैसे पूछा था कि किस स्तंभ लेख में एक बार क्वेश्चन बना था कि जहांगीर मतलब कि प्रयाग स्तंभ लेख में ऐसे पूछ लिया था, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में किस अशोक मतलब किस मौर्य सम्राट का लेख उत्कीर्ण है? तो आपके सामने ऑप्शन दे दिया था अशोक, अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐसे दे दिया था। तो वहाँ पे क्या है कि नहीं एग्जैक्टली किसी को पता है तो आदमी कोई अकबर लगा देता कोई शाहजहां, पर उसमें क्या है जहांगीर का लेख मिलता है और साथ में बीरबल का भी लेख मिलता है। तो इसी तरह से लौरिया नंदगढ़ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लौरिया नंदगढ़ में क्या है औरंगजेब का एक अभिलेख मिलता है और जिसमें उसके सर्वेक्षक रियूबेन ब्यूरो का भी नाम अंकित है। तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि जैसे प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में बना था, तो इसमें भी बन जाए कि अगर लौरिया नंदगढ़ अभिलेख में किस मौर्य या मुगल सम्राट का लेख सुरक्षित है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूपनाथ लेख, गुर्जरा लेख, सारो मारो लेख एवं पनगुरिया लेख किस प्रकार का लेख है? लघु शिला लेख, लघु स्तंभ लेख या गुफा लेख? तो आपका सही उत्तर है या लघु शिला लेख। जैसे कि अशोक के 14 बृहद शिला लेख हैं, इसी तरह उसके कुछ लघु शिला लेख मिले हैं, इसमें रूपनाथ, गुर्जरा एवं सारो मारो पनगुरिया वगैरह हैं। और इसी तरह से इस बृहद स्तंभ लेख हैं और लघु स्तंभ लेख भी मिले हैं, गुफा लेख भी मिले हैं। तो यहाँ पे आपसे इस तरह से पूछ लेगा तो आपका सही है रूपनाथ, गुर्जरा, ये सब क्या है लघु शिला लेख के रूप हैं, प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है,
चापड़ ही एक मात्र अभिलेख लेखक है जिसका नाम अशोक के किन अभिलेखों में मिलता है। अब यहाँ पे आपसे ये तो पता है कि क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि चापड़ ही एकमात्र अभिलेखक था जो कि अभिलेखों को लिखा है, किंतु उसका नाम अशोक के किन किन अभिलेखों में मिलता है। किन अभिलेखों में मिलता है तो यहाँ पे आपके सामने में आंसर है। देखिए कि ब्रह्मगिरी गुर्जरा सिद्धपुर में, जटिंग रामेश्वरम सिद्धपुर पंडगुरिया में, ब्रह्मगिरी जटिंगपुर रामेश्वर एवं सिद्धपुर में। तो यहाँ पे आपके सामने सभी में 3-3 है ऑप्शन। यहाँ पे पहले में है ब्रह्मगिरी गुर्जरा सिद्धपुर में मिलता है क्या, जटिंग रामेश्वरम सिद्धपुर पंडगुरिया लेक में मिलता है उसका नाम, या ब्रह्मगिरी जटिंगपुर सिद्धपुर में मिलता है। तो आपका सही उत्तर है इसका आपका सी ऑप्शन। जो अशोक का लेखक चापड़ था, अभिलेख लेखक, उसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी जटिंग रामेश्वर एवं सिद्धपुर लेख में उसका नाम मिलता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अशोक द्वारा लेखों को निर्गत कराए जाने का कौन सा क्रम सही है। आपके सामने ऑप्शन है दीर्घ शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख। बी है लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, स्तंभ लेख। इसी तरह सी है स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख या लघु शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। सबसे पहले उसने लघु शिलालेख निर्गत कराया, फिर 14वें बृहद दीर्घ शिलालेख को उत्कीर्ण कराया, फिर स्तंभ लेख को कराया। तो इस तरह से आपसे क्रम भी पूछ सकता है। तो यह अशोक के अभिलेखों को निर्गत कराए जाने, उत्कीर्ण कराए जाने का क्रम है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम किस अभिलेख को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम किस अभिलेख को पढ़ा था। तो आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली टोपारा अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख। तो इसका सही उत्तर है आपका दिल्ली टोपारा अभिलेख। तो जेम्स प्रिंसेस ने जिस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था वह था दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख। इसी तरह से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक का सबसे पहला अभिलेख जो कि 1750 में टी पेंथलर ने खोजा था वो कौन सा था, या दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को सर्वप्रथम इस लेख को किसने खोजा था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर इस तरह से आ जाए कि अशोक का सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख कौन सा है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख है, और सबसे पहले जो पढ़ा गया वह दिल्ली टोपारा अभिलेख है। और दिल्ली टोपारा को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेस थे, और अशोक के पहले शिलालेख को खोजने वाले 1750 में टी पेंथलर थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बने, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली टोपारा पहला खोजा गया है टी पेंथलर के द्वारा 1750 में, और दिल्ली मेरठ अभिलेख सर्वप्रथम खोजा गया है और 1750 में टी पेंथलर के द्वारा, और दिल्ली टोपारा जो है वो सर्वप्रथम पढ़ा गया है 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। और वो जेम्स प्रिंसेस जो थे वो कलकत्ता के तत्काल अधिकारी थे, स्वास्थ्य सोसाइटी को समय वो सचिव थे, और उन्होंने दिल्ली टोपारा अभिलेख को पढ़ा था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था। अब जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 18 में ही हमने बताया कि खोजने से संबंधित आए तो अलग हो जाएगा आपका, किसने कौन सा अभिलेख का पहला स्तंभ लेख पढ़ा गया था, किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये क्वेश्चन अलग है। तो जैसे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 18 में कि अशोक का सबसे पहले टोपारा अभिलेख पढ़ा गया था, दिल्ली टोपारा अभिलेख, जिसको पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेस। और वो कौन थे, ऐतिहासिक सोसाइटी के उस समय सचिव थे और टकसाल अधिकारी थे कलकत्ता के, उन्होंने दिल्ली टोपारा अभिलेख को पढ़ा था। अब यहाँ पूछ रहा कि अशोक के किस अभिलेख को सबसे पहले किस अभिलेख को खोजा गया था और किसने खोजा था। तो अशोक का सबसे पहला जो अभिलेख खोजा गया था वो था दिल्ली मेरठ अभिलेख। किसने खोजा था, टी पेंथलर ने खोजा था। और किसने क्या कहते हैं कब खोजा था, तो 1750 में टी पेंथलर ने खोजा था किस अभिलेख को, दिल्ली मेरठ अभिलेख को। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख द्विलिपि एवं द्विभाषी है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अभिलेख द्विभाषी एवं द्विलिपि है। तो आपके सामने ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, सारे कुनहा। तो इसका सही उत्तर है आपका कि जो इसका सारे कुनहा अभिलेख था अशोक का, वह जो था दो भाषी और द्विलिपि एवं द्विभाषी था। और ये जो आपका ऑप्शन में है शाहबाजगढ़ी या मानसेहरा, तो यह खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण लेख है।
और सारेकुना जो था इसमें यूनानी और अरामाइकल लिपियों के साथ एक साथ प्रयोग हुआ था। 2 भाषाओं 2 लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये रहे आज के हमारे मॉक टेस्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से संबंधित मौर्य काल से जो भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों पर आधारित बनते हैं। इसलिए बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और एक एक चीज़ जितनी मैंने ओरली भी डिस्क्राइब की है, एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है इसमें, उसको आप समझिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि एग्ज़ाम में तो आपका मिस ना हो। क्योंकि आप तो समझते हैं कि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है, आपका एक एक नंबर से, कभी कभी 2-2 नंबर से आदमी का नेट या जेआरएफ रह जाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।